नमस्कार दोस्तों, आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हाँ जी, बहुत सारे लोग आ गए हैं। मैं तो शायद इतने सारे लोगों को गुड मॉर्निंग एक साथ ही विश कर देता हूँ, क्योंकि सबका नाम तो लेना असंभव है, इतने सारे नाम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखो, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपका उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम इतिहास पर नजर डालेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री देखो, वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इतिहास में अपने आप ही रुचि होती नहीं। उन्हें लगता है यार इतिहास बोरिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारी जो है चीजें हैं जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इतिहास मनोरंजक है और उसको समझना जरूरी है। जो लोग रट्टा लगाने जाते हैं ना, उनको दिक्कतें होती हैं। जिन लोगों ने भी रट्टा लगाया है वो कभी भी इतिहास को ढंग से उसमें अच्छा स्कोर कर भी नहीं पाए, और उनके लिए वो हमेशा सरदर्द बना रहा है। ठीक है। एक बड़ी समस्या पता क्या थी? इतिहास में जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसकी वजह है, जब हम छोटी क्लासेस में थे ना, तो वो टीचर्स क्या करती थी, हमारी इतिहास के शिक्षक ज्यादा, मेरे तो थे, बाकी पता नहीं आपको कोई अच्छा शिक्षक मिला है या नहीं। तो वो करते क्या थे कि वो एक बच्चे को खड़ा कर देते थे क्लास में, और वो बच्चा करता क्या था कि वो उसको कहते थे जी पैसेज जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, और वो पढ़ के वो खत्म कर देता था। सारे बच्चे सोए होते थे और बाद में कह देते थे यहां से जी यहां तक आंसर मार्क कर लो। ये तरीका था, है कि नहीं? कितने लोग मुझसे सहमत हो इस बारे में? हाँ जी। हाँ, दोनों के लिए ठीक है। दोनों के लिए जो है हम कराएंगे ये जो कोर्स है। हाँ, सारे सब्जेक्ट लेक्चर एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। अरे ये सब इंट्रोडक्शन है बच्चे, अभी आपके लिए इस पूरे हफ्ते में सारे जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम उसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। एक साथ नहीं शुरू हो रहे, आप कंफ्यूज मत हो। अगले हफ्ते से आपका जो शेड्यूल है उसको चेक करना, और उसमें आपकी जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस शुरू होंगी। एक साथ सब कुछ नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ चलो, ठीक है। चलो अब समय स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल वो टीचर्स ऐसी थी कि वो बस जो आंसर मार्क करा देती थी, तो फिर कहां से आएगा इतिहास? इतिहास में इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा। इतिहास में इंटरेस्ट डेवलप होगा जब आप उसमें कहानियों में डूबोगे, उसमें एक कहानी से दूसरी कहानी को लिंक करोगे, एक जो पॉइंट है उसको दूसरे पॉइंट से जोड़ना आपको आ जाएगा ना, फिर इतिहास समझ में आएगा। चलो बिना समय गंवाए मैं स्टार्ट कर देता हूं मॉडर्न हिस्ट्री। एक चीज जो आपका सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री का है वो वैसे तो 1857 से शुरू होता है, ज्यादातर वहीं से पूछा जाता है, लेकिन उसका भी अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्योंकि हम जानते हैं कि 1857 में ब्रिटिश भारत में थे, और 1857 के बाद तो ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था जब तक हमें उसका पता नहीं। 1857 का रिवोल्ट किस लिए हुआ, पढ़ाना शुरू कर देते हैं 1857 का रिवोल्ट, लेकिन उससे पहले क्या था वो किसी को नहीं पता। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल पीछे ले जाऊंगा आपको, इतिहास की हर परत को खोलेंगे और हर चीज हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? आपने ध्यान से पढ़ना है। हाँ जी। अरे लक्ष्मी, फिर वही बात देखो, बच्चे जो पूछ रहे हो आप मुझसे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। एक बात बताऊं, मैंने देखा है सारे स्टूडेंट्स परेशान है पीडीएफ कहाँ मिलेगी। और पीडीएफ का करते पता है क्या है? अपने टैब में, अपने लैपटॉप में, अपने जो मोबाइल में स्टोर करके रख लेते हैं, या फिर कुछ लोग बच्चे जो और ज्यादा थोड़े से अच्छे होते हैं वो प्रिंट निकाल के रख लेते हैं, और कुछ नहीं करते। और उसको पूरे जो जो जब तक पेपर आ नहीं जाता तब उसको स्टोर करके रखते हैं, सोचते हैं जी हमने तो बहुत सारा मटेरियल जुटा लिया। वो मटेरियल जुटा के क्या करोगे? क्लासेस में अगर ध्यान से समझोगे, अपने नोट्स हाथ से बना लो, किसी की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना जो घबराते हो तुम, मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों घबराते हो। जब आप अपने आप काबिल बनो, लेक्चर्स में से इतना जो है वो आप ग्रैब कर सकते हो जिससे आप अपने आप नोट्स बना सकते हो। वैसे मिल जाएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पर निर्भर क्यों इतने ज्यादा? किताबें हैं दुनिया भर की मार्केट में, वहां से भी पढ़ सकते हो। घबराने की क्या जरूरत है? मुझे ये समझ में नहीं आता, ठीक है? हाँ बिल्कुल, सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, लेकिन घबराओ मत। देखो हमारे साथियों ने डाल भी दिया है कि इस पोर्टल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। घबराओ मत। थोड़ा लेट भी हो जाए तो यार तब तक लेक्चर में से नोट्स बनाओ खुद से।
मिल भी जाएगा, क्यों घबरा रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कहानी हमारी शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री की तकरीबन 1857 से भी काफी साल पहले। कहानी शुरू होती है 1498 से, या कहें उससे भी कुछ पहले से। मॉडर्न हिस्ट्री को हमें समझना पड़ेगा कि 1857 तक की कहानी क्या है और फिर ये रिवोल्ट क्यों हुआ 1857 में, तो वो समझेंगे। और उसके बाद फिर क्या क्या घटनाक्रम घटा भारत में, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखो, यहां पर आप देखो कि सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाल, जिसके एक महान शख्सियत के बारे में तो हम जानते ही हैं, वो नाम हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ा है कि भारत पहला यूरोपियन जो पहुंचा था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आ पहुंचा था, और उसके पीछे पुर्तगाली था, वो सबसे पहले 1498 में आया था। उनके तकरीबन 100 से भी ज्यादा साल के बाद कोई और यूरोपियन ताकत भारत पहुंच पाई, वो थे डच। 1603-4 में भारत पहुंचे डच, जिसे नेदरलैंड या हॉलैंड देश भी कहा जाता है। उसके अलावा फिर ब्रिटिश भारत पहुंचे 1608 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस पहली बार पहुंचे थे। एक एक करके ये सभी देशों से लोग जो है हमारे यहां आते गए। फिर डेनमार्क से लोग पहुंचे 1616 में, और फ्रेंच सबसे पीछे। अब जहां अंग्रेज चले गए तो उनके जानी दुश्मन फ्रेंच, उनको तो उनके पीछे पीछे आना ही था ना, उनके किसी भी काम में खलल डालने। तो 1664 में फ्रेंच भी भारत आ पहुंचे। ठीक है, फ्रेंच भी इंडिया आ गए इन 1664। तो इसी तरीके से फर्स्ट सबसे पहले पुर्तगाल या पोर्चुगीज, देन डच, आफ्टर दैट ब्रिटिश, उसके बाद डेनमार्क, देन फ्रेंच। इस क्रम में ये सब लोग भारत पहुंचे थे। लेकिन ये सारी कहानी क्या है, इसके पीछे क्या था, एक बार हम उसे भी जानेंगे। ठीक है, अब देखो, ऐसे पढ़ेंगे इतिहास को कि जैसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। इसमें हम कहानियों का तड़का जरूर लगाते जाएंगे, आपने बने रहना है। देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। अरे कोर्स पूरा, मैं ना कोर्स पूरा होने से पहले कहीं जाऊंगा, ना मेरी टीम कहीं जाएगी, ना आप लोगों को कहीं जाने देंगे। आप लोगों को भी कोर्स पूरा करवाएंगे, जबरदस्ती पूरा करना है आपको। अच्छे से सारे नोट्स पढ़ने हैं और क्लियर करना है अपने पेपर। हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पढ़ाने की वजह से इस एग्जाम को क्लियर करें, और क्लियर करेंगे तब हमें कुछ प्रॉफिट या गेन होगा, जो आप जब कुछ बन जाओगे। हम कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन हमारा गेन क्या है कि आप कुछ बन के दिखाओ। ठीक है, तो बन के दिखाना है सबने। ठीक है, कोई भी मेरे साथ ऐसे नहीं है कि जो भी जो है वो किसी प्रॉफिटेबल मकसद से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई मकसद नहीं है कहीं से भी प्रॉफिट कमाना। और आप जो है, हाँ, पीडीएफ, अरे यार ये आपको टीम से कांटेक्ट कर लेना, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये पासवर्ड वाला जो भी पूछ रहे। चलो चलते हैं। चलो, इतिहास के बारे में मैं कहूं तो इतिहास ना साइंस से थोड़ा सा जुदा है, लेकिन जिंदगी में हमें बहुत इस्तेमाल में आता है। क्योंकि आज जो भी घट रहा है उसका पास्ट में हुई घटनाओं से एक सीधा संबंध होता है। अब इतिहास ओपन एंडेड है बहुत हद तक। क्यों जब जो भी हमने अभी तक इतिहास में जाना है, क्या पता उससे जुड़ी हमें कोई एक नई कहानी कल को सामने आ जाए। लेकिन जब हमें कोई एविडेंस मिल जाता है जी नहीं ये ही घटना पक्के तौर पे हुई थी, तब हमारे लिए वो ओपन एंडेड नहीं रह जाता। ठीक है, तो ओपन एंडेड है इतिहास, लेकिन सिर्फ एक हद तक, जब तक हमें उस घटना के, किसी भी घटना के पक्के सबूत नहीं मिल जाते तब तक। ठीक है, चलो, अब एक इतिहासकार जेम्स मिल, स्कॉटलैंड या ब्रिटेन से ताल्लुक रखने वाले, 1773 से 1836 के बीच में, इन्होंने हमारे इतिहास को ना 3 भागों में बांटा। अब ये आदमी ब्रिटेन में बैठा था और ब्रिटेन में बैठकर इसने हमारे इतिहास को पढ़ा और उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। इनके हिसाब से सबसे पहला पीरियड था हिंदू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम सिनोनिमसली एंशिएंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री कह सकते हैं। और फिर इन्होंने उसके बाद कहा मुस्लिम पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, और फिर फाइनली जिसको हम कह रहे हैं यूरोपियन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, ये साहब कहते हैं ब्रिटिश पीरियड, क्योंकि ब्रिटिश ने ही उस पीरियड में डोमिनेट किया। इन्होंने कहा कि हिंदुओं के जमाने से जाहिलता थी आपके देश में, फिर मुस्लिम आए तो उन्होंने और बेड़ा गर्क किया और अंग्रेजों ने आके आपको सभ्यता सिखाई।
ठीक है, ये कहते थे। अब ये आदमी कभी भारत नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में जो यहां से आर्काइव्स मेंटेन किए गए, जो इतिहास की जो किताबें लिखी गई, वो जब लंदन गई तो फिर इन्होंने उस पर अपना अध्ययन किया और फिर अपनी राय बना ली। और कहता है जी भारत में लोग जाहिल हुआ करते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो इनका अपना व्यू था। लेकिन ये आदमी वहां बैठा बैठा क्या सोच रहा था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने एक काम अच्छा किया कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। और सिनोनिमसली एंशिएंट को हम जो है वो कह सकते हैं, एंशिएंट पीरियड को हिंदू पीरियड, उसके बाद फिर मुस्लिम पीरियड कैन बी सिनोनिमसली कॉल्ड एज द मेडिवल पीरियड, और फिर ब्रिटिश पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे हमें पढ़ना क्या है कि यूरोपियंस किस अवस्था में भारत पहुंचे, क्या वो हालात थे, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो समुद्र के रास्ते भारत आए। क्यों जमीन से नहीं आए, जमीन से भी तो आ सकते थे। क्या ऐसी मौत पड़ी थी जो समुद्र के रास्ते से आए, तो वो सब हम जानेंगे। उसके अलावा हमें यह जानना है कि फैक्टर्स क्या थे यूरोपियंस के भारत आने के पीछे, वो सारे छोटे छोटे फैक्टर्स जो ऐसी वजहें बनी, वो कारण बने जिनकी वजह से वो इतना लंबा सफर तय करके भारत आ पहुंचे। ठीक है, और ये देखो अब ये कुछ जहाज आप देख रहे हो, ये जहाज ही थे जो वो एक बड़ी वजह बने भारत तक की उनकी लंबी यात्रा की। लेकिन कहानी में शुरू करता हूं सबसे पहले एक संधि से। संधि क्या है ये देखो। अब मैं आपको इस पर, आप इस मुद्दे पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। ये यूरोप का मैप है, यूरोप का मैप है। और मैं इसमें आपको दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा जूम इन किया गया है, यूरोप का मैप है। ये वाला हिस्सा जूम इन किया गया है यूरोप का, ये देखो। तो इसमें आप इस तरफ देख पा रहे हो, यहां पे एक देश है पुर्तगाल या पोर्चुगल, और इसके पड़ोस में ये वाला जो एक और देश है बड़ा सा ग्रीन में जो आपको दिख रहा है, ये है स्पेन। तो एक है पुर्तगाल, एक है स्पेन। और ये पूरा, अगर मैं इसको कंबाइंडली कहूं, इस पूरी लैंड मास को, ये जो पूरी जमीन है, ये कहलाती है आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, तो एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि ये हिस्सा क्या कहलाता है, आइबेरियन पेनिनसुला। इस आइबेरियन पेनिनसुला के 3 तरफ पानी है, इसीलिए तो ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला जो है ये शब्द है, इसमें जब भी 3 तरफ पानी होता है किसी जमीन के, तो वो पेनिनसुला या हिंदी में प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो ये जगह है। अब इसके पड़ोस में ये एक और देश आप देख रहे हो, ये एक और देश देख रहे हो, ये है स्पेन, सॉरी फ्रांस। ये है फ्रांस, ये स्पेन और ये पुर्तगाल। ठीक है, और अब ये जो है आगे देश, ये है ब्रिटेन। ठीक है, और यहां पे एक देश देख रहे हो, ये है नेदरलैंड या डच, और यहां पे येलो में एक कंट्री देख रहे हो, ये है डेनमार्क। तो ये 5 देश थे जहां से ये लोग हमारे देश में आ पहुंचे थे। कब? तकरीबन जो है 1857 से पहले। अब कैसे कैसे आए थे ये अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली भारत पहुंचे, उसके बाद जो है भारत में पहुंचे डच 1602, 1603 में, ब्रिटिश भारत पहुंचे 1608 में, और उसके बाद 1616 में डेनमार्क, और 1664 में फ्रेंच भारत पहुंचे थे। ये सीक्वेंस आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आगे के इतिहास को समझने में। अब देखो, लेकिन सबसे बड़ी घटना क्या है कि सबसे पहले जो 2 देश जहां से ये कह लो कि जिन्होंने समुद्री यात्राओं को जन्म दिया, या समुद्र में जो लोगों ने बड़ी बड़ी यात्राएं करनी शुरू की, तो उसमें 2 देश जो सबसे आगे थे, वो एक तो था ये पुर्तगाल और इसका पड़ोसी स्पेन। ये 2 देश थे जिन्होंने सबसे पहले समुद्र को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। यूरोप से ओशियन की तरफ जो है जाना शुरू किया, सी की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके पीछे भी कोई वजह तो रही होगी। अब ऐसे ही तो कोई नहीं बढ़ जाता कि समुद्र में धक्के खाने के लिए चला है, तो उसमें भी एक कारण था। वो कारण हमें समझना होगा कि वो कारण क्या था। अब ये कारण समझते हैं। देखो, यहां आप एक मैप देख पा रहे हो, मैं एक और मैप निकाल लेता हूं, ये वाला। ये एक मैप देख पा रहे हो आप, ठीक है। इस मैप में ये हमारा देश है भारत, ठीक है, और इसके पड़ोस में ये तो आप जानते ही हो, ये पड़ोस में हमारा ये वाला हिस्सा पाकिस्तान है, और इसके आगे जो है वो सेंट्रल एशिया, ये पूरा इलाका है।
अब इसमें होता क्या है कि भारत से यूरोप, और यूरोप से ये लोग भारत पहुंचे, तो ये जगह तो बहुत दूर है, लेकिन क्या इससे पहले कभी भारत कोई पहुंचा नहीं था? जरूर पहुंचे थे। भारत के साथ यूरोप जो है उसका कांटेक्ट था। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर 320 बीसी के आसपास वो भारत पहुंचा था। सिकंदर सिकंदर पहुंचा था बीसीज में। तो उसके बाद क्या हो गया कि जमीनी रास्ते बंद हो गए। ऐसा क्या हो गया कि रास्ते सारे बंद ही हो गए, जिसकी वजह से इतना लंबा घूम के, ये पूरा रास्ता घूम के भारत आना पड़ा। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि पहले जो था कि यहां से सिकंदर भी आया था, और उसके अलावा ये भारत और चीन जाने का एक अच्छा खासा रास्ता भी था, सिल्क रूट था, जिसका सिल्क का व्यापार होता था चीन से यूरोप और भारत से यूरोप। तो ये बहुत सारा सामान था जो भारत से यूरोप जाया करता था, तो इसलिए लिंक तो था। लेकिन वो लिंक जो है खत्म होना शुरू हुआ कब? जब इस्लामिक इंटरवेंशन शुरू हुआ। एक घटना हुई 570 एडी में, जब यहां इस जगह पर, सऊदी अरेबिया है ये मॉडर्न डे, यहां पर 570 एडी में जन्म हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद साहब का। ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और उनके तकरीबन जो है, उनकी जब उनकी उम्र तकरीबन 52 साल थी, या तो तकरीबन 622 एडी में उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू किया। ठीक है, तो 622 एडी में उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू किया, और इस्लाम बड़ी तेजी से, ये जो ग्रीन रीजन आप देख रहे हो, इन सभी इलाकों में फैलने लगा। ठीक है, और बहुत तेजी से फैला था इस्लाम। सबसे तेज फैलने वाला रिलीजन समझा जाता है इस्लाम को। दोनों ही तरफ, अपने वेस्ट और ईस्ट में, दोनों तरफ ये एक्सपैंड करने लगा। उसके बाद से ये पूरा आगे के कुछ सालों में ये पूरा इलाका जो है वो इसी तरीके से यहां पर इस्लाम जो है वो फैल गया। अब फिर क्या होता है, जब इस्लाम इतने सारे इलाकों में फैल गया, फिर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि इस्लाम और उससे पहले फैला हुआ रिलीजन जो पूरा यूरोप में था वो था क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी उस तरफ जो यूरोप में फॉलो की जाने लगी, ठीक है, और इधर इस्लाम, और 1000 एडी के आसपास इन दोनों के बीच में मतभेद भी शुरू हो जाते हैं। इस्लामिक और क्रिश्चियन जो है रूलर्स के बीच में जो है वो लड़ाई भी शुरू हो जाती है, अपनी कुछ होली प्लेसेस को लेके, जो यहां कहीं इजराइल में हुआ करती थी। यहां इजराइल है, इजराइल में जेरूसलम नाम की जगह है, जिसको लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। दोनों जो है इन जमीनों को कब्जाना चाहते थे। तो हुआ क्या कि कभी तो क्रिश्चियंस इस तरफ आके मुस्लिम इलाकों में आके जो है कुछ कब्जा कर लेते, कभी मुस्लिम्स उन पर हमला करते। तो ये कहानी चलती रही। इस पूरे सिलसिले को कहते हैं कि जब क्रिश्चियंस ने ना अपनी आर्मीज जो है इस तरफ लेकर आए और इन इलाकों को अग्रेसिवली कब्जाने की कोशिश की, इनको क्रूसेड्स कहा जाता है। ठीक है, 1000 से 1200 एडी के बीच में इस घटना को क्रूसेड्स कहा जाता है, जब क्रॉस की आर्मीज, क्रॉस मतलब क्रिश्चियन आर्मीज यूरोप से जो है वो इन इलाकों की तरफ बढ़ती, जिनको बाद में मुस्लिम्स ने कब्जा लिया था, उनसे अपने इलाके छीनने की कोशिश कर रहे थे। और इसी क्रम में हुआ क्या कि कुछ सालों तक ये एरिया डिस्टर्ब रहा, लेकिन मुस्लिम्स ने काउंटर अटैक किया और 1453 में यहां से खुद यूरोप में घुस गए, और यूरोप में घुसकर जो है कुछ इलाके, ये जो देख रहे हो आप ग्रीन में, ये सब इलाके धीरे धीरे करके यूरोप के अंदर कब्जाने शुरू कर दिए थे इन्होंने। ठीक है, तो ये लगातार वो जो है वो कब्जाते जा रहे थे। अब इस्लाम जब यूरोप में पहुंचना शुरू हुआ, तो उस समय तक देखो क्या सिचुएशन थी। अब यूरोप में जब इस्लाम पहुंच रहा है, तो अब देखो, पहले ना इस्लाम के पहुंचने से पहले 1453 में ये एंटर करते हैं, ईस्टर्न यूरोप के गेट्स खोल के आगे अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले ध्यान से देखना। आप यहां पर एक बड़ा एम्पायर था पूरे यूरोप में, जिसका नाम था होली रोमन एम्पायर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना सब, होली रोमन एम्पायर। और ये बात काफी पुरानी है, ये बीसी से बात शुरू होती है। ठीक है, और होली रोमन एम्पायर यहां एग्जिस्ट करता था। होली रोमन एम्पायर तकरीबन 477 एडी में 2 हिस्सों में टूट गया। होली रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में टूट गया, और यहां पर 2 एम्पायर्स बन गए।
अब एक की जगह पर यहां दो, एक इस तरफ और एक ईस्टर्न हिस्से में इस तरफ। तो ये दो थे, इस तरफ बन गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर और इस तरफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था ये क्या था, इसी को आगे चल के जो ये कहलाया बिजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन या बिजेंटीन एम्पायर कहलाया ये, जो ईस्टर्न हिस्से में था। अब ये बाइजेंटीन एम्पायर जो है ये काफी लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है, 477 एडी से आगे ये बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर जल्दी ही खत्म हो गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जल्दी ही खत्म हो गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो रहा। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो बहुत लंबे समय तक था, और ये इसका कारण क्या था कि जर्मेनिक और रशियन ट्राइब्स ने आकर इस पूरे इलाके में हमले किए थे, और जिसकी वजह से पूरा जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो कोलैप्स कर गया था। ये सारी प्रॉब्लम थी उस इलाके में। जब वहां पे ये हुआ तो वहां पे घटना क्या हुई फिर उसके बाद, कि यहां पे छोटे छोटे जो है राजाओं के रूल थे, और कोई भी बड़ा एम्पायर इस तरफ नहीं था। लेकिन ईस्टर्न साइड पे एक बड़ा एम्पायर था जिसका नाम था बाइजेंटीन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, और ये बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा था। इनके यहां पे सभ्यता, कल्चर, सब कुछ डेवलप हो रहा था, और ये इनके लिए बहुत अच्छी बात थी। इस समय पे इनके यहां पे सारे इंटेलिजेंट लोग थे, सब इंटेलिजेंट लोग इनके यहां पे रहते थे, और बहुत अच्छा पीरियड ये एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि जिस राजा का एम्पायर स्टेबल होता है ना, उसके यहाँ पे आर्ट लर्निंग के सेंटर बन जाते हैं, सारे इंटेलिजेंट लोगों को अपने कोर्ट में रखते हैं, और स्टेबल एम्पायर की ये सबसे खास पहचान होती है। आप जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे भारत की तो भी उसमें यही चीज देखोगे। और स्टेबल एम्पायर जिस उसके अंदर ही इंटेलिजेंट लोग पनपते हैं, तो यहां पे इंटेलिजेंट लोग बहुत सारे हो गए। अब इस समय पर हुआ क्या कि 1453 में जब इस्लाम ने यहां आक्रमण किया तो ये बिजेंटीन्स के इलाकों में घुस गए और बिजेंटीन्स के इलाकों को कब्जाना शुरू कर दिया। अब जो उनके इंटेलिजेंट लोग थे वो अपना वहां से उनको भागना पड़ा। बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। और वेस्टर्न यूरोप में जो है एक चीज बदलने लगी कि इंटेलिजेंट लोग जो है वो वहां पहुंचने लगे। इससे पहले वेस्टर्न यूरोप में कोई ज्यादा जो है ऐसा नहीं था, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं कि नहीं थी। डार्क एजेस का दौर देख रहा था वेस्टर्न यूरोप, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में अचानक से ईस्टर्न यूरोप के जो इंटेलिजेंट लोग थे सब जाके माइग्रेट करने लगे। अब वहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगा क्योंकि इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग सब जाके वहां बसने लगे, और उसके अलावा आर्ट, कल्चर, साइंस, सब चीजों में डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, तो इसीलिए वेस्टर्न यूरोप इस समय पर जो है वो ग्रो करना शुरू हुआ, और इसको कहते हैं रेनाइजेंस। इसको कहते हैं रेनाइजेंस, जब वेस्टर्न यूरोप एक नए तरीके का जो है समय देख रहा था, लोग जो है जाग रहे थे, पुनर्जागरण हो रहा था उनका। ठीक है, अब लोग जो है यहां पे जब इंटेलिजेंट होने लगे तो अब इस समय क्या होता है कि अब ये दो देश पुर्तगाल और स्पेन जो है, पुर्तगाल और स्पेन दोनों जो है जगहों पर शिप बिल्डिंग आर्ट डेवलप होने लगी, जहाज बनाने लगे, समुद्री जहाज बहुत सारे बनाए इन लोगों ने। और ये जो समुद्री जहाज थे इनके जरिए ये दूर दूर ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। अच्छी क्वालिटी के जहाज, देखो ऐसा नहीं था कि इससे पहले जहाज नहीं बनते थे, लेकिन जहाज में जो टेक्नोलॉजी है और इतने बड़े पानी के जहाज को तैराना जिसमें बहुत सारे लोग बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल कर पाए, ये आर्ट नहीं थी। छोटी छोटी कश्तियां जरूर बना लेते थे लोग, लेकिन जब ये इंटेलिजेंट लोग जो आर्ट और हर कैपेसिटी में अच्छे थे वो जब वेस्टर्न यूरोप पहुंचे तो यहां पर भी लोग जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट उनकी होने लगी, और फिर इन्होंने शिप बिल्डिंग आर्ट डेवलप की। और शिप बिल्डिंग आर्ट जब इन्होंने डेवलप की तो फिर इन्होंने नए नए जमीनें खोजनी शुरू की। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यूरोप की आबादी बढ़ती जा रही थी, वेस्टर्न यूरोप की आबादी बढ़ रही थी, और उस समय पे नई जमीनें तलाशना जो है वो जरूरत बन गई थी, क्योंकि उन नई जमीनों पर खेती भी की जा सकती थी, उनके रिसोर्सेज को यूरोप लाकर अपनी पॉपुलेशन को फीड भी किया जा सकता था। तो इसीलिए वेस्टर्न यूरोप में नई क्रांति थी। ठीक है,
चलो ठीक है जी। तो वेस्टर्न यूरोप में जो है अब क्या किया जा रहा था कि वेस्टर्न यूरोप यहां पे जो है ये यहां से इन लोगों ने अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू किया। अब अलग अलग दिशाओं में जब वो जा रहे थे तो इधर कुछ आइलैंड्स पर ये पुर्तगाली और स्पेनिश लोग पहुंचे। ठीक है, तो कुछ अलग अलग आइलैंड्स पर ये पुर्तगाली और स्पेनिश लोग पहुंचे और उन्होंने वो उन जमीनों को हथियाना शुरू कर दिया। एक एक करके वो उन जमीनों को हथियाने लगे और अब दोनों देशों के बीच में, ये देख रहे हो आप यहां पे, आप ये जो मैप हमने देखा था इससे इधर कुछ आइलैंड्स कब्जाने लगे। उनको लगा कि ये जमीनें जो हैं उनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, वहां इन नई जमीनों पे खेती कर सकते हैं, और ज्यादा जमीनें मिल गई और ज्यादा रिसोर्सेज मिल गए, अपने देश के लिए ले आते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ अच्छा हो रहा था इनके साथ, लेकिन इसी समय पर होता क्या है कि प्रोग्रेस भी हो रही थी पूरे वेस्टर्न यूरोप में, लगातार जो नई जमीनें मिल रही थी और उनकी प्रोग्रेस के साथ साथ जो है उनकी वेल्थ बढ़ने लगी, धीरे धीरे नए नए आइलैंड खोज रहे थे। इसी समय पे जब लोग प्रोग्रेसिव होने लगे ना वेस्टर्न यूरोप में, तो उस समय पे ट्रेड का एक्सपैंड करना उनका सबसे बड़ा मकसद बन गया कि व्यापार को बढ़ाया जाए। व्यापार को बढ़ाया जाए क्यों? क्योंकि कुछ चीजें थी जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत अच्छी खासी थी, जैसे इस पूरे जहां पे इस्लामिक वर्ल्ड से भारत से लाए जाने वाले मसाले कुछ मात्रा में यूरोप जरूर पहुंचते थे। और पहुंचते क्या थे, जो, और देखो इस सी रूट से भी पहुंचते थे आगे और लैंड रूट से भी पहुंचते थे, लेकिन मुस्लिम्स उसे आगे बेचते थे, और जो नॉन फ्रेंडली क्रिश्चियंस हैं उनको तो वो बहुत महंगा बेचेंगे, और ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भारत से लाने की है, लैंड रूट से लाने की, वो सब ऐड होके जब मसाले जब यूरोप में पहुंचते थे तो बहुत महंगे हुआ करते थे। अब ऐसे मसाले जो बहुत महंगे थे, जो तकरीबन जो वहां बेचे जाते थे सोने के भाव या हीरे के भाव, तो उनको पाने का एक लालच जो है वो यूरोपियंस के दिमाग में आ बैठा। ठीक है, उन्हें लगा कि उन्हें जरूर जो है खुद से जाकर ये मसाले जो है वो ले लेने चाहिए, जहां से भी आते हैं। ठीक है, जहां से भी आते हैं उन्हें उस जगह खुद चले जाना चाहिए। उन्हें यह तो पता था कि भारत से आते हैं ये मसाले, लेकिन भारत से बहुत लंबे समय तक कांटेक्ट भी टूट गया था। क्यों? क्योंकि जब से इस्लामिक एक्सपेंशन हुआ था वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में, भारत के साथ जो है उनके सारे जमीनी नाते जो है ऑलमोस्ट टूट ही गए थे। अब वेस्टर्न यूरोप में बैठे हुए लोग जो डेवलपमेंट एंजॉय कर रहे थे, जहां साइंटिफिक तरक्की हो रही थी, जिन्होंने जहाज बना लिए थे, जो नए नए द्वीप खोज रहे थे, उनको लगा कि अब क्या हम सीधा भारत जा सकते हैं? और सीधा भारत जाने के लिए उन्होंने अपना प्रयास शुरू कर दिया। अब इस क्रम में सबसे पहले जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी, पुर्तगाली थे प्रिंस हेनरी, उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको किसी ना किसी तरीके से समुद्री रास्ते से उनको इतना बढ़ावा दिया जाए कि वो भारत पहुंच जाए। तो ऐसे कई दल उन्होंने भारत की तरफ भेजने शुरू किए, लेकिन भारत है कहां? समुद्री रास्ता तो किसी ने नहीं देखा था तब तक। वो दुनिया जो है उसमें कभी भी समुद्र के रास्ते से कोई भारत नहीं पहुंचा था इतना। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम यहां से अपना रास्ता बनाएंगे समुद्र के रास्ते से भारत जाने का। तो अब क्या हुआ कि पहला व्यक्ति जो था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से चलता है, और ये मतलब इधर से चला, और ये व्यक्ति ये आ पहुंचा यहां अफ्रीका के सबसे सदर्न एंड पे, दक्षिणी सिरे पे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके सबसे दक्षिणी सिरे पे आ पहुंचता है, और आके यहां पर जो है वो से कुछ लोग मिलते हैं, उनसे बात करता है कि साहब मुझे जो है वो भारत पहुंचना है, हमारे यहाँ के जो है राजा जो है वो चाहते हैं। प्रिंस हेनरी साहब की तो मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी ये वॉयजेस जारी थे, उसमें बार्थोलोमियो डियाज जो है वो जा पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, जो आज एक देश है, उसके सबसे दक्षिणी सिरे पे, जो अब क्या कहलाता है? अब कहलाता है केप टाउन। यहां पे एक शहर है, और उस शहर में ये जा पहुंचे थे। और यहां पहुंचे तो कुछ हिंदुस्तानी मिले, उन्होंने पूछा साहब हमें क्या आप हिंदुस्तान ले जाओगे? उन्होंने कहा हाँ जी ले तो जाएंगे, लेकिन पैसा लगेगा। बार्थोलोमियो डियाज ने कहा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर मैं कर क्या सकता हूं, मैं पैसा ला के जरूर दे सकता हूं आपको। तो उन्होंने कहा भाई साहब जब आपके पास पैसे होंगे ना तो तब आना।
तो उनको लौटा दिया वापस। बार्थोलोमियो डियाज इस बात से परेशान तो हुआ, लेकिन वो कह गया था कि मेरे राजा के पास बहुत पैसे हैं, पुर्तगाल के राजा के पास, और जब वो मुझे पैसे दे देंगे तो मैं दोबारा आऊंगा और मुझे फिर भारत का रास्ता तुम लोगों ने दिखाना है। तो वो चले गए वापस इसी रूट से, लेकिन उन्होंने एक नक्शा जो है वो तैयार कर लिया। इस दौरान वो नक्शा बनाकर अपने साथ ले गए। अब क्या हुआ, नक्शा ले गए, ये बार्थोलोमियो डियाज ने पहली बार जो है एक उम्मीद जगा दी थी कि अब भारत का रास्ता शायद मिल जाए। ऐसे कई वॉयजेस चले थे, लेकिन कोई भी जो है कोई पक्के सबूत के साथ वापस नहीं आया था कि वहां से कोई आगे रास्ता है जो भारत जाता है। तो पहली बार बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 में इस जगह पहुंचकर एक उम्मीद जगा दी। बाद में वापस गए। अब जब वापस पहुंचे ना, तो पुर्तगाल और स्पेन ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। पुर्तगाल और स्पेन उन दिनों पर टेंशन में चल रहे थे। ये दो देश जो इस पूरे इलाके में मैंने बनाए हुए हैं, यहां पर ये दोनों देश पुर्तगाल और स्पेन आपस में झगड़ना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि दोनों नए नए द्वीप तलाश रहे थे, दोनों ज्यादा से ज्यादा द्वीपों पे अपना कब्जा करना चाह रहे थे, और समुद्र में उनके बीच में राइवलरी शुरू हो गई थी। और उस समय पर ये जो आगे के कैंपेन थे कुछ समय के लिए रोक दिए गए, जो भारत को तलाशने के थे। मसालों की तलाश कुछ समय के लिए रोक दी गई, और जब तक कोई निपटारा ना हो जाए तब तक वो सारे कैंपेन रुक गए। अब हुआ क्या, जब स्पेन और पुर्तगाल में ज्यादा टेंशन हुई तो पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ को बुलाया गया। एक व्यक्ति थे, एक चर्च के हेड पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ को बुलाया गया। मैंने कलर भी गलत ले लिया है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समुद्र में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, नक्शे पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, और कहा कि ये बंटवारा कर देता हूं मैं। एक तरफ स्पेन जो है वो ट्रेड करेगा इस रेखा के इस तरफ, और दूसरी तरफ पुर्तगाल को ट्रेड करने का हक होगा। पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ ने 1493 में एक चर्च के प्रमुख जो थे, उन्होंने इन दोनों के बीच में जो है वो सोल्यूशन करवा दिया कि उस पास से उस तरफ स्पेन रहेगा, इस तरफ पुर्तगाल रहेंगे, दोनों का ट्रेड जो है वो अलग अलग इलाकों में होगा। उस तरफ के सभी द्वीप, उस तरफ के सभी जगहें, उन पर अधिकार होगा स्पेन का, इस तरफ के सभी जगहों का अधिकार होगा पुर्तगाल का। मैदान का वो बाजू बिच्छू गैंग और ये बाजू ईगल गैंग सब अलग अलग रहेंगे। तो ये डिसाइड हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ऑल्दो ये परेशानी हल तो हो गई, लेकिन फिर भी पुर्तगाल ना थोड़ा चालाक था। पुर्तगालियों ने यहां पर कुछ जमीनें खोज ली थी, और उन्हें पता था कि अगर ये जो बंटवारा जो किया गया है समुद्र के बीचों बीच, ये सही तरीके से लागू किया गया तो हमारे हाथ से ये जमीनें चली जाएंगी, उनको पता था। तो उन्होंने क्या किया, अगले साल फिर से कहा भैया हम नहीं मानते इस बंटवारे को, दोबारा से करो। और दोबारा से उन्होंने स्पेन के साथ एक नई डील की, और फिर ये रेखा खींची गई। ये रेखा, ये 1494 में खींची गई रेखा, जिसको कहते हैं टॉर्डरसिलास मेरिडियन, और ये जो संधि की गई इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास, आप मानोगे 2007 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया, और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज में इसको शामिल किया है, जो अब तक इतिहास में कभी भी घटी है कहीं पर भी। इतनी इंपॉर्टेंट संधि थी, समझ रहे हो। उस समय जितनी दुनिया उन्हें पता थी, उस दुनिया को उन्होंने आधे आधे भाग में बांट लिया था। ये भाग हमारा, वो भाग तुम्हारा, ठीक है। तो ये किया था उन्होंने, और ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास हुई 1494 में। दोनों देशों ने अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर लिए। एक तरफ अभी भी था वही, बस इस तरफ स्पेन का जो है हक होगा, और इस तरफ पुर्तगाल का ट्रेड करने का हक होगा, बस। और थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा आगे खिंचवा दिया गया था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास ये थी। अब ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिलास के बाद क्या होता है कि अब तो सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो गए। अब सारे डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद जो अब, लेकिन इससे पहले कुछ, मतलब ये कह लूं कि तकरीबन ये डिस्प्यूट चल रहा था, उससे कुछ पहले एक आदमी और चला था भारत को का रास्ता खोजने के लिए। वो चला था स्पेन से। ये आदमी जो है वो इधर चल पड़ा, रास्ता तो पता नहीं था, और जा पहुंचा यहां। अब यहां पे ये जो आइलैंड्स है ना, इन पर पहुंच गया। जब चला था तो उससे पहले किसी बुजुर्ग से पूछा होगा कि चाचा मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं भारत पहुंच गया हूं। तो उन्होंने कहा कि
बेटा जब ऐसे लोग दिखने लगे ना जिनका रंग गेहुआ हो, ना तो काले हो ना तो बहुत ही गोरे हमारी तरह, तो तब समझ जाना कि तुम पहुंच गए हो सही जगह। तो वो चल पड़े और जाके इन आइलैंड्स पर जाके पहुंचे। वहां उन्हें कुछ ऐसे लोग दिखे रेड इंडियंस, तो उनको देखकर समझा कि भाई मैं तो भारत पहुंच गया। लेकिन वो गलत रास्ता था, वो ईस्ट में जाने की बजाय वेस्ट में चले गए थे और वेस्ट में इन आइलैंड्स पे पहुंच गए। आज ये कहलाते हैं वेस्ट इंडीज। और फिर आगे अमेरिका पहुंचे और अमेरिका की डिस्कवरी कर डाली किसने? सी रूट की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो कोलंबस गलती से 1492 में अमेरिका पहुंच गया था और कैरेबियन द्वीपों पे पहुंचा था, जो आज की डेट में वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। उसके बाद फिर होता क्या? उसके बाद इधर 1497 में आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था बार्थोलोमियो डियाज के बारे में कि ये 1488 में ही एक नक्शा तैयार करके ले आए थे, बाद में इनकी डेथ हो गई। लेकिन वो नक्शा पुर्तगाल के राजा के पास था। पुर्तगाल के राजा ने फिर अपने एक खास आदमी वास्को डिगामा को वो नक्शा देकर जो है इधर भेजा। अब ये वास्को डिगामा 1497 में चलता है और इस जगह पहुंच जाता है दक्षिण अफ्रीका, जो यहां आज देश है, उसके सबसे दक्षिणी सिरे पर। और वहां से वो उसे कुछ लोग मिलते, कहते हैं एक आदमी मिला जिसका नाम था अब्दुल इब्न माजिद। अब्दुल इब्न माजिद जो था, उसने कहा जी मैं भारत से आया हूं। तो इन्होंने कहा क्या हमें ले चलोगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ले चलेंगे, लेकिन खाली समय नहीं है, हम जहां जहां भटकते हुए जाएंगे, जहां जहां ट्रेड करते हुए जाएंगे, हमारे साथ साथ आना होगा, ये नहीं कि सीधा ले चले। बोले कोई सीधी बस नहीं जा रही है, जहां जहां हम जाएंगे वहां हमारे पीछे आते जाना सीधा। तो इसी तरीके से यहां से ये चलना शुरू करते हैं और कई देश, मोजाम्बिक, मोगादिशु और कई जगहों पे होते हुए फाइनली 1498 में ये जा पहुंचते हैं कहां? भारत। ठीक है, अब्दुल इब्न माजिद की मदद से ये लोग जो है वो भारत जा पहुंचे। इस एज को कहा जाता है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जब एक्सप्लोर करते हुए ये लोग भारत आ पहुंचे। वास्को डिगामा 1498 में भारत की धरती पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का दौर था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली कोशिश की 1492 में, लेकिन जा पहुंचे सेंट्रल साउथ अमेरिका, वहां जा पहुंचे थे। और बार्थोलोमियो डियाज, जैसा मैंने आपको बताया, दक्षिण अफ्रीका के तट पर जा पहुंचा था 1488। उसी के मैप के वजह से 1497 में वास्को डिगामा वहां से चले और केप ऑफ गुड होप, केप टाउन जहां शहर है साउथ अफ्रीका का, अब ये वो किनारा जहां वो जा पहुंचे थे, जहां से भारत जाने की उम्मीद जाग उठी थी, तो इसलिए इस केप को, इस किनारे को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। उस रास्ते से फिर भारत जा पहुंचे अब्दुल इब्न माजिद, एक गुजराती मर्चेंट की मदद से। अब भारत आ पहुंचे। अब देखो, भारत आकर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। भारत आके क्या होता है कि उस समय पर भारत में जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन। ये यहां पे आप देख पा रहे हो, ये राजा बैठा है और सामने वास्को डिगामा बैठे सर झुकाकर उनसे दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे जो है यहां पे ट्रेड करने की परमिशन दे दो। ठीक है, तो राजा वैसे ही बड़े वेलकमिंग थे। जमोरिन राजा बड़े कल्चर्ड, बड़े तहजीब वाले लोग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल व्यापार करने की इजाजत मिलेगी, और बहुत खुश हुए जमोरिन राजा उनसे मिलके। जमोरिन राजा ने उनका अच्छा स्वागत करवाया, खाने पीने के लिए बहुत कुछ दिया। लेकिन ये सब जो चीजें थी जो उन्होंने की, उसको देख के कुछ लोग जो है वो खुश नहीं थे। लोग कौन खुश नहीं थे? ये जो पीछे खड़े हुए लोग हैं, इनको अच्छा नहीं लगा। इनको लगा भाई ये कौन आ गया हमारे काम में खलल डालने, हमारा सारा काम बर्बाद करने। अब इनका क्या काम बर्बाद कर रहे थे वो बता देता हूं। काम क्या बर्बाद हो रहा था, ये देखो, जिस समय ये भारत पहुंचे वास्को डिगामा, तो ये पहुंचे थे कैलिकट, और यहां ये जो पूरा इलाका है ये राजा जमोरिन के कंट्रोल में था। जमोरिन राजा, ये जो रेड कलर में मार्क्ड इलाका है, ये जमोरिन राजा के पास था। इनके पड़ोस में कोचीन त्रवणकोर रियासत थी पड़ोस में, और ऊपर यहां पर बीजापुर मुस्लिम सल्तनत, यहां अहमदनगर मुस्लिम सल्तनत, यहां बिदार मुस्लिम सल्तनत और गोलकुंड। ये जो 4-5, यहां पे एक और मैं बिराड़ को भी मिला लूं अगर, तो ये 5 मुस्लिम रियासतें थी बिल्कुल ऊपर की तरफ। और ये पूरा इलाका यहां पर था विजयनगर एम्पायर। तो जब पुर्तगाली भारत पहुंचे तो उस समय विजयनगर पूरे साउथ इंडिया पे
अगर मैं कहूं तो ये पूरा जो रीजन है इस पे विजयनगर का कंट्रोल था, और विजयनगर के लिए ही 2 रीजनल गवर्नर बैठे थे, एक कैलिकट में जो राजा थे जमोरिन, और इधर कोचीन, कोचीन में एक अलग राजा था कोचीन त्रवणकोर का। अपने आप में वो राजा भी थे, लेकिन वो विजयनगर के राजा के अधीन थे, उनके अंडर थे। ठीक है जी। तो ये उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन थी। ऊपर 5 मुस्लिम रियासतें थी, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ और गोलकोंडा। अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ और गोलकोंडा, ये 5 रियासतें कभी उससे पहले बामनी सल्तनत हुआ करती थी, उससे अलग हुई थी। तो बामनी से अलग हुई 5 रियासतें ऊपर, और नीचे विजयनगर और उनके जो लिए काम करने वाले सैटेलाइट जो गवर्नर्स, जो एक जमोरिन जो कैलिकट के राजा और एक कोचीन त्रवणकोर का राजा। तो यहां जब सबसे पहले मिलने पहुंचे तो वो किससे मिलने पहुंचे? जमोरिन राजा से, जो कैलिकट का एक राजा था। ये देखो, ये मैप देख रहे हो, ये 1498 का है, जमोरिन का राज वहां था। फिर आगे 17वीं शताब्दी में ये सब जो अलग इंपॉर्टेंट किले बन गए, जो पुर्तगालियों ने इंपॉर्टेंट स्टेशन बनाए, और ये मॉडर्न डे अब केरला है, इस जगह पे मॉडर्न डे केरला है, यहां पर ये जा पहुंचे थे सबसे पहले। तो केरल के तट पे जा पहुंचा वास्को डी गामा 1498 में, और राजा जमोरिन ने दिया बहुत अच्छा वेलकम। वेलकम मिलने के बाद क्या हुआ? जब इतना अच्छा वेलकम मिला, अब देखना, मैंने बताया ना कि बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा। किनको? इनको अच्छा नहीं लगा। ये इनको प्रॉब्लम क्या थी? इनकी प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। एक मैप दिखाता हूं आपको, देखो यहां पर एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। एक मुस्लिम एम्पायर था एंड उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। और उसके अलावा यहां पे एक मामलुक डायनेस्टी रूल करती थी, मेनली इजिप्ट में, और यहां पे पर्शियंस जो है वो यहां एग्जिस्ट करते थे। अब ये सभी लोग जो है ये 2 रास्तों से, एक तो ये रेड सी वाला रास्ता और ये एक पर्शियन गल्फ वाला रास्ता, उससे यहां भारत की तरफ आते थे, जहां विजयनगर एम्पायर था, और विजयनगर के ही एक रीजनल गवर्नर थे जमोरिन राजा। तो उनके पास जा पहुंचे कौन? उनके पास जा पहुंचते थे ये व्यापारी जो आते थे या तो इजिप्ट से, या तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य से, या फिर आते थे पर्शिया से, ईरान से। तो ये सब जो है वो ट्रेड करने आते थे यहां पे। लेकिन इनका व्यापार फैसिलिटेट कौन करता था? क्योंकि जमोरिन राजा को कम्युनिकेशन की बड़ी दिक्कतें होती थी इन लोगों से, तो उन्होंने बहुत सारे अरबी, तुर्की और इजिप्शियन लोगों को अपने यहां काम पे रखा था। उनके कोर्ट में जो भी लोग थे वो सारे ये सारी भाषाएं बोलना जानते थे, और ये कम्युनिकेशन करने में भी मदद करते थे जमोरिन राजा की, और उसके अलावा डील्स कराने में भी, जो व्यापारी आते थे उधर से, उनके साथ डील कराने में भी कि क्या सामान खरीदना है, क्या बेचना है, उसमें सब मदद किया करते थे। अब इसी वजह से होता क्या था कि यहां पर इन लोगों की बहुत जरूरत थी। अब ये जो मिडलमैन थे, जो राजा के लिए काम करने वाले लोग थे, जब इन्होंने वास्को डी गामा को देखा तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यार ये आदमी अगर आ जाएगा, क्रिश्चियन जो यहां से आए थे, ये देखो ये है पुर्तगाल, यहां से आए थे यहां, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें जो कमीशन मिलता है, जो ये अरब व्यापारियों से और तुर्किश व्यापारियों से, और ये खासतौर पे इस पूरे इलाके से जो उनको कमीशन मिलता था, वो कमीशन मिलना बंद हो जाएगा। उनकी दाल रोटी आधी हो जाएगी, सिर्फ उनकी कमाई सिर्फ जमोरिन पे निर्भर रह जाएगी, बाकी कैसे होगा काम? तो उन्होंने चाहा कि भाई जमोरिन राजा के आगे वास्को डी गामा को बदनाम करे, वास्को डी गामा को कहे भाई चोर चुक्का है ये किसी राजा का प्रतिनिधि नहीं है, ये कहता है पुर्तगाल के राजा की तरफ से आया है, लेकिन ये कोई प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है, ये तो कोई चोर चक्का है, कोई पायरेट है जो आ पहुंचा है यहां तक। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद आगे देखते हैं। देखो आगे ना कुछ सवाल आते हैं दिमाग में कि भाई वास्को डी गामा पहले तो उतरा का, मैंने बता दिया कैलिकट में उतरा था, एक शहर केरला में है, और उसके बाद फिर जो है जमोरिन राजा से मिला, और शुरू में इतना अच्छा वेलकम दिया, लेकिन बाद में जमोरिन राजा के साथ ही पुर्तगालियों ने लड़ाई कर ली, एक बड़ा उनके साथ युद्ध भी लड़ा,
तो उसके पीछे क्या कारण था कि उसके साथ लड़ाई हुई। लड़ाई के पीछे यही था कि उसके लिए काम करने वाले लोगों ने कान भर दिए और उसके बाद फिर लड़ाई हुई दोनों के बीच में। ठीक है, अब वो लड़ाई की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ था। डिस्प्यूट शुरू ऐसे हुआ था कि राजा ने कह दिया जो खरीदना है यहां से खरीदो और ले जाओ अपने यहां। अब वास्को डी गामा ने बहुत सारा सामान जुटा लिया और अपने लिए जो है वो उसने 2 जहाजों में उनको भरवा लिया और चलने लगा। अब अपने कोस्ट से जब वो जा रहा था तो उस समय पर कैलिकट के ये ऑफिशियल्स जो जो अरब वर्ल्ड में किससे आए हुए लोग थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, वो जा पहुंचे और कहते कि भैया बिना टैक्स दिए बिना कस्टम दिए तुम यहां से जा कैसे सकते हो। और वास्को डी गामा का सर चकरा गया। वास्को डी गामा अपने साथ जो भी पैसे, जो सिल्वर या जो भी चीजें लाया था, जो बदल सकता था, एक्सचेंज कर सकता था या जो पैसा उन्हें दे सकता था, उसके बदले में उसने सामान जुटा लिया था। उसके पास अब कुछ भी नहीं था और बाकी कुछ सामान तो जमोरिन राजा ने गिफ्ट कर दिया था कि भाई ये सब भी ले जाओ, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। और ये लोग आ गए जी अब टैक्स दो। तो उन्होंने कहा जी हम क्या दे सकते हैं, हमने तो सारे पैसे खर्च दिए, सारा जो अपना सामान था वो भी बदल लिया है यहाँ पे कुछ बेच के बार्टर सिस्टम में, तो हमारे पास अब कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे ही चले जाओगे क्या बिना कुछ भी दिए। तो उन्होंने क्या किया कि वास्को डी गामा के जो 200 लोगों का दल था उसमें से 35-40 लोगों को उतार लिया। बोलते हैं जी इनको जब अगली बार जब तुम हमारे पैसे ले आओगे तो वो पैसे दे जाना और अपने लोगों को ले जाना। वास्को डी गामा इस बात से उसको गुस्सा आ गया। वास्को डी गामा ने तब तो वो बात मान ली, लेकिन जाने से पहले उसने 35-40 मछुआरों को अपने उस जहाज में बिठाया और ले गया। ये सोचा कि अगली बार जब आऊंगा तो इनको बदल लूंगा, अपने लोगों से ये कहूंगा कि ये लोग ले लो, हमारे लोग वापस कर दो। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे लोग चाहिए थे, क्योंकि वो बड़े बड़े जहाज थे उस समय, नीचे समुद्र में चप्पू चलाते थे नीचे बैठकर निचले कंपार्टमेंट में, तो वो चलाने के भी लोग चाहिए थे। तो वो 35-40 मछुआरों को अपने साथ ले गया। ठीक है, तो ये हो रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, तो ये वास्को डी गामा वापस जा पहुंचे। जब वापस जा पहुंचे तो पुर्तगाल के राजा ने कहा, बहुत अच्छा वेलकम दिया, बहुत कि भाई बहुत सारा जो सामान लेकर वो पहुंचे थे और राजा इस बात से बहुत खुश था। उसके लिए वास्को डी गामा ने वो काम कर दिया था जो बहुत सारे सालों से जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तकरीबन पिछले 50 से 70 सालों से पुर्तगाल को ये उम्मीद थी कि भारत का रास्ता मिलेगा और वास्को डी गामा ने वो कर दिया था। इतना सारा सामान लेकर वो वापस लौटे थे जिसमें भरपूर मात्रा में मसाले, कॉटन, सिल्क, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें थी। वो सारी चीजें देखकर बादशाह जो उस समय के जो पुर्तगाली राजा थे उनकी जो आंखें थी वो खुली रह गई थी और उसने कहा कि तू मेरा सबसे अच्छा आदमी है। और वास्को डी गामा को अपने घर भेज दिया गया। वास्को डी गामा आराम करने के लिए अपने घर चले गया। कुछ दिनों के बाद पुर्तगाली राजा की फिर से चिट्ठी आई कि भाई जितना जो पूरे कैंपेन पे हमारा पैसा लगा, जो पूरा जो जितने दिन तुम वहां रहे, तकरीबन 8 से 9 महीने, उस पूरे में जितना भी खर्चा आया उससे 60 गुना ज्यादा पैसा नसीब हुआ है हमें उस सामान को बेच के। और जल्दी करो, तुम्हें दोबारा से अगले कैंपेन पे भारत जाना है और सामान लेने। वास्को डी गामा कहता है जी साहब माफ कर दो, 1 साल हुआ, 1 साल भटकने के बाद अपने घर लौटा हूं और तुम मुझे फिर से भेजने की बात कर रहे हो। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उस समय पर पुर्तगाली राजा ने किसी और व्यक्ति को चुना जो इतना काबिल था, जो इतने बड़े दल को भारत तक ले जा सकता था इतनी दूर। तो उन्होंने अपना दूसरा आदमी चुना उस काम के लिए। ठीक है, तो वो जो दूसरा आदमी था वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, तो दूसरा आदमी जो भारत पहुंचा, पुर्तगाली आदमी 1500 में, वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 में भारत आया और इसने आकर क्या किया कि जब ये भारत पहुंचा तो इसके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई। इसके साथ गड़बड़ी ये हुई कि इन्होंने जो है कैलिकट के राजा से जाके मिले और उनसे बात की कि भैया हमें एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दो कैलिकट में। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। और लेकिन सौदा ये हुआ था कि हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पे अपने जहाज जो है वो खड़े करेंगे आपके कोस्ट पर, आप हमें सुरक्षा दोगे। लेकिन क्या हुआ कि अरब व्यापारियों के एक दल ने आकर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के दल पे हमला कर दिया, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। 50 आदमी मारे गए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के। लेकिन वो भी कहां मानने वाला था, उसने भी अपने जो जहाज थे उनकी तोपें खोल दी उनकी तरफ और झगड़ा शुरू हो गया।
और उसके बाद रिटेलिएशन में पुर्तगालियों ने भी अरब व्यापारियों के 600 लोगों को मार डाला और उनका कार्गो जो है वो जब्त कर लिया, बाद में जला डाला। कार्गो मतलब जिस जो जहाज पे चावल इत्यादि जो वो भारत से लेके जाते थे वो सब जब्त कर लिया और जला डाला। अब तो ये पंगे की शुरुआत थी, दोनों पक्ष आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। अरब व्यापारी और पुर्तगाली, ये व्यापारी तो थे, एक तरीके से व्यापार करने ही तो आए थे। फैक्ट्री उस समय मैं बता दूं, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि फैक्ट्री क्या होता है। फैक्ट्री बस वेयर हाउस थे जहां पे वो ला करके जो भी अपना सामान खरीदते थे वो लाके वहां पे जमा करते थे। ठीक है, चलो उसके बाद अब देखो कि क्योंकि कैलिकट शहर के साथ ये सौदा हुआ था कि वो सुरक्षा देंगे इनके फ्लीट को, जो उन्होंने नहीं दी, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने गुस्से में आके पूरे कैलिकट पोर्ट पे पूरा दिन बम्बार्डमेंट की और उसके बाद फिर वो चला गया साउथ में कोचीन और त्रवनकोर के राजा के पास और उनके साथ जाके समझौता कर लिया। बाद में उनकी मदद से विजयनगर के राजा के पास जा पहुंचा और विजयनगर के राजा से एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली 1502 में। तब तक उनकी मदद के लिए पीछे से वास्को डिगामा भी नए 20 जहाज लेके आ पहुंचा था और उसकी मदद से उन्होंने ये कॉल दी कि अब हम अरब व्यापारियों को और ये जो भी पर्शियन गल्फ या रेड सी के रास्ते से व्यापारी आते हैं इन सबको यहां से खदेड़ देंगे। अब समुद्र में अगर किसी का व्यापार होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों का होगा। वास्को डिगामा जो उनके सीनियर थे उन्होंने आकर के दोनों ने ये फैसला किया कि अब हम किसी के जहाज यहां पे चलने नहीं देंगे। वास्को डिगामा का यह सपना आगे पूरा होने वाला था अगले कुछ सालों में। 1505 में पुर्तगालियों ने क्या किया कि उन्होंने ये समझ लिया कि भारत में एक पक्की नेवी या आर्मी बिठानी पड़ेगी जो पूरे व्यापार को सिक्योर बनाएगी, क्योंकि रास्ते में अरब व्यापारी आ जाते हैं लड़ने के लिए, कभी कोई आ जाता है लड़ने के लिए, तो उन सब से अपने रास्ते को सिक्योर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल ट्रेड है। कुछ भी ले जाके वहां बेचते हैं तो 60 से 100 गुना दामों पे बिकता है, तो वो तो बहुत अच्छा व्यापार है, हमें इसमें पढ़ना है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला व्यक्ति जिसको गवर्नर बना के भेजा गया भारत में 1505 में वॉइस रॉय बनाकर। अब इसने एक पॉलिसी शुरू की, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका मतलब था कि इंडियन ओशन पर पूरे तरीके से पुर्तगालियों की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना। लेकिन उसके जो कहीं पर भी उसके तब तक कोई जमीनी हथियाना भारत में नहीं था। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत भेजा गया था 1505 में। 1509 तक वो भारत में रहा और उसकी पॉलिसी थी कि इंडियन ओशन को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लेना ताकि किसी और के जहाज वहां ना चले। लेकिन 1509 में इनकी डेथ हो गई, सॉरी 1509 में ये भारत से रवाना हुए, 1510-11 में इनकी डेथ हो गई थी। अब वो कैसे हुई वो मैं आपको बता देता हूं। 2 लड़ाइयां लड़ी फ्रांसिस्को अल्मेडा ने। देखो जब हुआ क्या कि मुस्लिम्स ने जो वहां से आते थे, चाहे वो ऑटोमन टर्क्स हो, चाहे इजिप्शियन मामलुक हो, चाहे पर्शियंस हो, उन सब ने एक संगठन बना लिया। उन सब ने एक बड़ा दल बनाकर, एक बीजापुर के सुल्तान थे, भारत में बीजापुर था, बीजापुर के सुल्तान के साथ, यहां पे ये देखो बीजापुर है, ये पड़ोस में ये बीजापुर, इनके साथ एक संगठन बना लिया और मिलकर ये प्लान बनाया कि पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ देंगे। बीजापुर के सुल्तान को प्रॉब्लम ये थी कि ये क्रिश्चियंस थे पुर्तगाली और उनके लिए वो खतरा दिखाई पड़ रहे थे, तो उन्होंने बाकी सबसे इजिप्शियन मामलुक, अब ये देख लो इजिप्शियन मामलुक डायनेस्टी, देखो यहां पर जो थी, देखो ये इजिप्शियन मामलुक डायनेस्टी, ये ऑटोमन टर्क्स और पर्शियंस, इन सब के साथ जो है एक अलायंस बना लिया और फिर जो है ये प्लान बनाया गया कि हम पुर्तगालियों पे हमला करेंगे। पुर्तगालियों पे जो हमला हुआ जो पहला, वो हुई बैटल ऑफ चौल। देखो दिखा देते हैं अभी। तो सबसे पहले बैटल ऑफ चौल, जिसमें कि अल्मेडा, फ्रांसिस्को अल्मेडा हार गया और उसका बेटा खुद का मारा गया। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन उन्होंने बाद में अफ्रीका में जो पुर्तगालियों की एक यूनिट थी वहां से मदद मंगवा ली। ट्रिस्टैडो डा कूना जो है फ्रांसिस्को अल्मेडा की मदद करने आ गया और बैटल ऑफ द्यू में उन्होंने जो कंबाइंड मुस्लिम फ्लीट था उसे हरा डाला और यहां से उन्होंने ये जो अरब मुस्लिम्स थे
उनका जो प्रभुत्व था इंडियन ओशन से उसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। इसके बाद भारत भेजा गया अफोंसो डी अल्बकर्क को, क्योंकि अल्मेडा ने कहा जी मैं भारत में नहीं रहना चाहता, मेरा बेटा यहां मारा गया है और मुझे कहीं ट्रांसफर कर दो। बाद में वो अफ्रीका चले गए और कुछ 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। फिर अल्फोंसो अल्बकर्क भारत आए 1509। 1510 में ये बीजापुर के सुल्तान के पास जा पहुंचे। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से एक जगह हथियाने की कोशिश की जो कहलाती है गोवा। अभी दिखा देता हूं गोवा कहां है। देखो गोवा मैप पे देखो, यहां है हमारा गोवा। ठीक है, गोवा कब्जाने की कोशिश इन्होंने क्यों की? क्योंकि एक तो अच्छा पोर्ट था जहां से वो व्यापार कर सकते थे, और ये पूरा इलाका ना, यहां पे मैं बताता हूं ये क्या है। कोई बताएगा? ज्योग्राफी पढ़ा है कोई कि यहां पे कौन से पहाड़ी पर्वतीय श्रृंखला है, कौन सी जो है माउंटेन चेन है इस पूरे रीजन में? कोई बताएगा जल्दी से? कौन सी पर्वतीय श्रृंखला है यहां पर? कौन सी माउंटेन चेन है? ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये है वेस्टर्न घाट्स, और ये वेस्टर्न घाट्स ना कुछ यहां पर पूरा इस गोवा शहर को पूरे 3 तरफ से घेर लेती है। जहां पे भी गोवा है तो गोवा को 3 तरफ से घेर लेते हैं। इसी वजह से ये पूरा ना ऐसा है कि इसके एक तरफ समुद्र है और 3 तरफ पहाड़, तो ये पूरा घिरा हुआ है। पुर्तगालियों को लगा यार ये तो हमारे लिए मन मुताबिक जगह है, हम समुद्र में तो ताकतवर हैं ही हैं, तो अब क्यों ना हम इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले ले। तो यहां तो पहाड़ों पे अपनी सेना को बिठा देंगे, कहीं से भी किसी भी तरीके से बाहर से कोई हमारी तरफ कोई हमला कर ही नहीं पाएगा, और ये तो ऐसा ठिकाना बन जाएगा हमारा भारत में जिस तक कोई कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने गोवा पे कब्जा करना चाहा। बीजापुर के सुल्तान के इलाके में आता था ये, बीजापुर के सुल्तान के इलाके में। अब बीजापुर के सुल्तान ने तो ऑब्जेक्शन करना ही था, इन्होंने गोवा पे हमला किया, बीजापुर के सुल्तान ने वापस हमला करके उसे वापस जीत लिया। अब जो अल्बकर्क है ये साहब आ गया डिप्लोमेसी पे। उसने 2 जहाजों में कुछ गिफ्ट लिए, जो यूरोप से कुछ शराब मंगवाई और कुछ चीजें मंगवाई, और उनको लेके जाके पहुंच गया बीजापुर के सुल्तान के पास और कहता है जी साहब ये गिफ्ट रख लो, मुझे गोवा दे दो। वो बोलता है हम तुम्हें क्यों दे दें? उन्होंने बोला कि साहब आपकी और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमसे वैसे ही परेशान हो, हम व्यापारी हैं, हमारा आपके मुस्लिम होने से कोई लेना देना नहीं। बड़े चालाकी से उसने बीजापुर के सुल्तान को कन्विंस कर दिया। बीजापुर के सुल्तान को लगा अच्छा है मामला सुलझ रहा है और ये हमारे ट्रेड को फैसिलिटेट भी करेगा। उसने कहा जी साहब आपको अरब व्यापारियों की क्या जरूरत है, मैं अपने जहाजों में आपका सामान जहां कहोगे वहां बेच के आऊंगा, मुझे दो, मैं सारा आपका ट्रेड फैसिलिटेट करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बढ़िया है, तो पुर्तगालियों को गोवा दे दिया और बीजापुर के भी अच्छे संबंध बन गए उसके बाद से उनके साथ, और पुर्तगालियों को गोवा मिल गया बीजापुर के सुल्तान से 1510 में। तो ये ध्यान रखना। अब आगे क्या है, 1510 में एक बार जो उन्हें गोवा मिला वो 1961 तक, भारत के आजाद होने के बाद भी जो है ये गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। ठीक है, आगे बात समझ में सबको? जल्दी से बताओ जो समझ में आ गया कि कैसे मिला पुर्तगालियों को गोवा। थम्स अप करके बताओ जल्दी से, थम्स अप करके कि हाँ समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद 1510 में पुर्तगालियों की नैया जो है अब भारत में लग गई थी और भारत में उन्होंने ठिकाने भी बनाने शुरू कर दिए। लगातार 1510 के बाद उनकी सिचुएशन जो है अच्छी होती रही। पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत भेजा गया था, फिर अफोंसो अल्बकर्क ने आके उस स्थिति को सुधारा। उसके बाद 1529 से 38 के बीच में नीनो डा कूना आया। नीनो डा कूना ने एक बड़ा अच्छा काम किया आगे। इन्होंने क्या किया कि शुरू में पुर्तगालियों ने कैपिटल या अपना सबसे मेन ठिकाना बनाया था कोचीन को, लेकिन 1530 में इसने गोवा को अपना ठिकाना बना दिया, क्योंकि इनको लगा कि गोवा से ज्यादा सेफ और कोई ठिकाना नहीं है। तो इन्होंने गोवा को अपना ठिकाना बना दिया। किसने? नीनो डा कूना ने उनको अपना कैपिटल बना दिया, ऑफिशियल कैपिटल पुर्तगाली एम्पायर की। उसके बाद फिर आगे बहुत सारे इलाके पुर्तगाली कब्जाते रहे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात क्या है कि पुर्तगालियों का कंट्रोल जो है वो भारत पे बन गया था। अगले कुछ सालों में चीजें बदलने वाली थी, वो बदली कैसे वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखो फिर उन्होंने भारत में बहुत सारे इमारतें बनवाई, जैसे मद्रास में ये चर्च बनवाई, लुज चर्च, ठीक है, 1516 में बनवाई थी। और फिर एक कपिलेश्वर मंदिर था मद्रास में ही,
वहां पे उसको पूरा तोड़ के 1522 में साओ टोम चर्च बनवा दी उसकी जगह पे। तो पुर्तगाली जो है अलग अलग कोस्टल इलाकों पे अपनी जड़ें जमाते जा रहे थे, अलग अलग पोर्ट जो है वो कब्जाते जा रहे थे, ये उनके लिए सब अच्छा होता जा रहा था। 1566 में उन्होंने एक और समझौता कर लिया। अब की बार ऑटोमन जो है टर्क से, वो समझौता यह था कि उन्होंने कहा कि आपके जहाजों, आपको जो भी सामान है उसे हम भारत में ले जाके बेच देंगे और भारत से जो सामान है वो लाके आपको दे देंगे, क्योंकि ऑटोमन टर्क्स को क्योंकि बड़ा एम्पायर था और वो पंगा ले रहा था पुर्तगालियों से, तो पुर्तगालियों ने उनके साथ डील कर ली 1566 में आगे। और आगे तो उनका ट्रेड अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। ये देखो, ये वो सारे ठिकाने हैं जो इनके थे, अलग अलग इन्होंने पूरे भारत में कब्जाए। जैसे ये सूरत, दमन, ये पूरी डेट्स लिखी हुई है, कैसे कैसे करके उन्होंने आगे ठिकाने कब्जाए, लेकिन इसकी ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या घटता है, आगे घटना क्या हुई कि पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले आने का एडवांटेज था, फिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी कहानी भारत में बिल्कुल ही पलट गई। इन्होंने जब इतने सारे ठिकाने कब्जा लिए थे, आप ये देखो पूरे भारत में कोस्टल इलाकों में कोई जगह ही नहीं थी। बंगाल में इतने सारे ठिकाने, इधर ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इतने सारे ठिकाने बना लिए थे और ट्रेड सारा इनके हाथ में था, ना कोई अरब व्यापारी छेड़ने वाला, ना कोई और। तो फिर आगे चल के ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसी मौत पड़ गई जिसकी वजह से पुर्तगालियों का पूरा एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गया? आगे यही जानना है हमें। और कैसे अंग्रेज भारत में आके सर्वे सर्वा बन गए और उसके बाद भारत में पहले तो बाकी के यूरोपियंस को उन्होंने हराया और फिर कैसे उन्होंने जो है इंडियन रूलर्स को भी हराना शुरू किया। आगे की कहानी ये है हमारी सारी, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। देखो, पुर्तगालियों के डिक्लाइन की मैं कुछ वजहें बता देता हूं, जल्दी से समझ लेते हैं बिना समय गंवाए। पुर्तगालियों के डिक्लाइन आगे जो हुआ उसके पीछे एक कारण था वीक सक्सेसर। जो पुर्तगाली राजा थे आगे निकम्मे राजा हुए, उतने ज्यादा काबिल नहीं थे, तो आगे चल के वो संभाल ना सके व्यापार को और इसी वजह से पुर्तगालियों का भारत में डिक्लाइन हुआ। ये तो बड़ा। उसके अलावा डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो अफसर थे वो डोमिनेट करते थे और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से जो उनका सिस्टम गड़बड़ा गया था और आगे उनके द्वारा की गई करप्शन और माल प्रैक्टिस, करप्शन की वजह से पुर्तगाली लगातार कमजोर पड़ते गए। उसके अलावा भारत में एक बड़ी समस्या थी कि पुर्तगाली ना कट्टर कैथोलिक जिनको कोई लेना देना नहीं था भारत में, लोग जो हैं उनके बिलीफ्स क्या हैं उससे, अपना क्रिश्चियनिटी थोपने लगे थे। अब भारत जो है ही सभ्यताओं का संगम है, जहां जो एक दूसरे के साथ मिलकर लोग रहते हैं सदियों से, और वो यहाँ पे आके कट्टर क्रिश्चियनिटी इंपोज कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता था? तो वो तो लोग भारत में टिक ही नहीं सकते थे ना ऐसे लोग। तो इनटॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजन जो था वो एक कारण बना उनके भारत में डिक्लाइन का। उसके बाद बाकी की यूरोपियन पावर्स ने एक एक करके भारत के व्यापार में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कौन? डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रेंच, उन सब ने भी इंटरेस्ट दिखाया और उनको लगा, देखो होता क्या है कि जब आपके पास आप पैसे आने लगते हैं ना, आपके घर में आएगा नया फ्रिज, आपके घर में आएगी कोई नई गाड़ी, तो सबसे पहले पता लगता है पड़ोसी को, जी इनके घर में तो रोज नई नई चीजें आ रही हैं, ये बहुत अमीर होते जा रहे हैं। तो पुर्तगाली अमीर हो रहे थे तो उनके पड़ोसी बाकी के वेस्टर्न यूरोपियंस, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, सबके कान खड़े हो रहे थे कि भैया ये कैसे अमीर हो रहे हैं, इनका क्या करें, इनको कैसे कंट्रोल में लाए, या इनके व्यापार में हम कैसे अपना शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनको लग गया था पता कि भारत के व्यापार में प्रॉफिट है, क्योंकि ये सब सामान ले जाके यूरोप में बेचते थे और वो सब जब खरीदते तो समझ गए कि यार ये तो बहुत प्रॉफिटेबल है। फिर उन्होंने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया और पुर्तगालियों को जब इतना कंपटीशन फेस करना पड़ा फिर वो बिखर गए। एक डिस्कवरी ऑफ ब्राजील, पुर्तगालियों ने ब्राजील भी खोज निकाला था उसी समय जिस समय भारत खोजा था। आगे चल के उन्हें लगा ब्राजील नजदीक है, ब्राजील से ज्यादा व्यापार आसानी से किया जा सकता है, तो ब्राजील पे ज्यादा उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। भारत का व्यापार उनसे छिनता चला गया इसी वजह से। एक लेकिन बड़ी घटना थी मर्जर विद स्पेन। मर्जर विद स्पेन क्या था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली, ये कारण बना। ये देखो ये वाला मैप, यहां पे पुर्तगाल और स्पेन ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है ये मुस्लिम इलाका था और मुस्लिम्स ने यहां से जो है, यहां पर मुस्लिम इलाके थे, इन पर पुर्तगाल के राजा ने हमला किया इन मुस्लिम इलाकों पर।
जब हमला किया तो पुर्तगाल का राजा वहीं मारा गया। गड़बड़ देखो, पुर्तगाल का राजा 1578-79 में वहां मारा गया और उसके बाद पुर्तगाल रह गया पेरेंटलेस, पुर्तगाल का राजा मारा गया। उस समय पर मोरक्को से उल्टा पुर्तगाल पर हमले होने लगे और उस समय स्पेन के राजा ने पूरे पुर्तगाल पर कंट्रोल ले लिया, पूरे पुर्तगाल पे कंट्रोल ले लिया। और 1580 में क्या हुआ कि स्पेन के राजा का पूरे इस आइबेरियन पेनिनसुला पे कब्जा हो गया, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल दोनों स्पेनिश राजा के कंट्रोल में आ गए 1580 में। ऑल दो पुर्तगाल का ऑटोनॉमस सिस्टम उन्होंने चलने दिया। ऑटोनॉमस होता है कि मतलब स्वयं शासी व्यवस्था, मतलब वहां के जो गवर्नर है वो वहां पे अपनी सरकार चलाते रहे और टैक्सेस भेजते रहे स्पेन को, लेकिन फिर भी वो अब आ गए थे स्पेन के राजा के अंडर 1580 में। और 1580 से 1640 तक यही व्यवस्था बनी रही। पुर्तगाल जो है वो स्पेन के सबऑर्डिनेट रहा और यही वो मौका था जब पुर्तगाल पड़ गया कमजोर। कैसे कमजोर पड़ गया? क्योंकि वो तो अब स्पेन के अंडर था और स्पेन के राजा ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया भारत के व्यापार में। और इसी समय पे सारे पड़ोसी, ये ब्रिटिश, डच, डेनमार्क, ये सब इनको लगा कि भैया यही मौका है, कूद जाओ सब व्यापार में, और सब कूद गए भारत के प्रॉफिटेबल ट्रेड में। सबसे पहले डच जिन्होंने 1590 में एक कंपनी बनानी शुरू कर दी थी। कंपनी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा डालते हैं। जिस बिजनेस में ज्यादा पैसा लगना हो तो बहुत सारे मिलके लोग जो है अपना अपना शेयर डालते हैं और फिर मिलके जो वो पैसा इकट्ठा हो जाता है उससे वो व्यापार किया जाता है। बाद में जो प्रॉफिट आएगा तो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिस रेशो में सबने पैसे दिए। ये होता है कंपनी का बेसिक आधार। ठीक है, तो यही था। तो डच कंपनी 1590 में बननी शुरू हुई, लेकिन डच कंपनी बनके तैयार नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेदरलैंड कोई बहुत ज्यादा बड़ा देश नहीं था, लेकिन यहां तक था तब और इनका वो पैसा ही इकट्ठा नहीं हो रहा था, इनिशियल कैपिटल जो रिक्वायर्ड थी। लेकिन तभी ब्रिटेन की, ये ब्रिटेन है पड़ोस में, ब्रिटेन में ये बात जो है वो फैल गई कि डच व्यापारी जो है हमारे पड़ोस में, ये पुर्तगालियों के ट्रेड में घुसने जा रहे हैं और भारत में जाके व्यापार करना चाहते हैं। तो इस समय पे क्या होता है कि ये जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉन मिल्टन हॉल, वो इस रास्ते से क्योंकि इस समय पे देखो हुआ क्या था, पहले तो पुर्तगाली राजा ने यहां पे पूरे रास्ते में अपनी नेवी बिठा रखी थी 1580 से पहले। तब तो वो सारे रास्ते में जो ट्रेड था किसी और का होने ही नहीं देते, किसी और को भारत तक पहुंचने नहीं देते थे। लेकिन 1598 में जॉन मिल्टन हॉल यहां से चला और भारत का रास्ता खोज लिया। जॉन मिल्टन हॉल वो पहला व्यक्ति था जो भारत पहुंचा। वो ऑफिशियली भारत नहीं पहुंचा था, वो पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ऑफिशियल जो पहुंचा वो 1608 में पहुंचा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। लेकिन जॉन मिल्टन हॉल भारत पहुंच गया 1598-99। और फिर उसने वो रास्ता खोज निकाला, जाके ब्रिटिश रानी से कहता है कि देखो जी, हमें व्यापारी, हम चाहते हैं भारत के साथ ट्रेड हो और वो करने के लिए आप हमारी मदद करो। ब्रिटिश रानी ने कहा मैं क्या मदद कर सकती हूं? उन्होंने कहा जी आप दे सकते हो अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या? कि हम बना रहे हैं कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो पैसा डालेंगे, लेकिन आप अगर ये अश्योरेंस दे दो कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, तो फिर वो जो है वो सब लोग पैसा दे देंगे। और रानी ने दी अश्योरेंस कि किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, और एक कंपनी बनके बहुत ही कम समय में तैयार हो गई। और सदी का आखिरी दिन 31 दिसंबर 1600 एडी, उस दिन रवाना हो गई ये कंपनी। इन जहाजों को हरी झंडी दिखा के रवाना कर दिया ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने भारत की तरफ। ठीक है, लेकिन गड़बड़ क्या कि पहली जो वॉयज थी अंग्रेजों की, वो जा पहुंची कहां? वो जा पहुंची स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। मैं आपको यहां पे मैप पे दिखाई देता हूं। यहां पे ये देखो, पहला इनका दल अंग्रेजों का जा पहुंचा था यहां। ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, यहां पहुंचा 1601 में। और 1603 में इसके पड़ोस में एक और आइलैंड है जावा, यहां पहुंचा 1603 में। तो 1601 में सुमात्रा, 1603 में जावा, दो अलग अलग वॉयजेस उनके पहुंच गए। खोजने चले थे इंडिया या पहुंचने चले थे इंडिया, लेकिन थोड़ा सा उनका वॉयज गड़बड़ाया और जा पहुंचा इंडोनेशिया, क्योंकि तब सबसे प्रमुख चीज थी मसाले उन्हें इंडोनेशिया से भी मिल गए और वो उसमें खुश थे। लेकिन कुछ सालों के बाद वो अपनी गलती रेक्टिफाई करने में सफल हो जाते हैं और भारत के लिए सही रास्ता खोज लेते हैं। 1608 में
कैप्टन विलियम हॉकिंस को पुर्तगाल से रवाना किया गया सूरत के लिए, गुजरात में सूरत के लिए, और इसके रास्ते वो मिलने पहुंचे मुगल बादशाह उस समय के जहांगीर से। जहांगीर जिनका टेन्योर भारत में 1605 से 1627 तक था, और जहांगीर के कब्जे में ये सारा इलाका था। यहां मुगल एम्पायर हुआ करता था। तो जहांगीर से मिलने पहुंचे, क्योंकि यार अगर भारत में आपको व्यापार करना, भारत से चीजें लेनी है, तो मुगल बादशाह से जरूर मिलना पड़ेगा। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो थोड़ी बहुत पर्शियन अरबिक भाषाएं बोलनी जानता था, वो जा पहुंचा जहांगीर से मिलने 1608 में। ठीक है, और इस तरीके से पहली बार अंग्रेज भारत पहुंचे। ठीक है, ऐसे पहुंचे थे भारत। अब देखो जी क्या होता है फिर। ये देखो, सबसे पहले मैं डच के बारे में बता दूं। देखो अभी मैंने बताया था कि डच कंपनी तो बननी तैयार हो गई थी 1590 से, लेकिन डच भारत पहुंच गए अंग्रेजों से पहले 1603 में। 1602 में उनकी कंपनी तैयार हो गई, क्योंकि होने लगा यार अंग्रेज तो निकल गए हमसे पहले, हमें भी जाना चाहिए। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी भी तैयार हो गई। इस कंपनी को डच पार्लियामेंट से परमिशन मिली थी कि भाई किसी के साथ भी युद्ध कर सकते हैं, किसी के साथ भी पीस कर सकते हैं, कहीं भी कोई इलाका कब्जा सकते, कोई टेरिटरी कब्जा सकते, कहीं पे भी किले बना सकते हैं। ऐसी परमिशन अंग्रेजों को नहीं मिली थी। जब वो वहां से चले थे तो ब्रिटिश सरकार ने उनको ये परमिशन नहीं दी थी, लेकिन डच कंपनी जब वहां से चली तो उनको परमिशन थी कि भैया जिसके साथ लड़ना है लड़ो, जिसके साथ दोस्ती करनी करो, जो करना करो। डच भारत पहुंच गए। 1606 में पहली फैक्ट्री लगा ली मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। फिर धीरे धीरे निजामपट्टनम आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री लगाई, पुलिकट तमिलनाडु, सूरत, ये सब जगह फैक्ट्री लगाते चले गए। फिर डच ने आगे चल के चंद्रगिरी के राजा से 1610 में एक डील की और पुलिकट हासिल किया। तो डच का भी अच्छा खासा ट्रेड चल निकला था। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि 1857 के बाद ही डिटेल करना है। उसके बाद फिर अंग्रेज जो है ये आ पहुंचे। अब अंग्रेजों के बारे में आपको डिटेल में जानना है, क्योंकि अंग्रेजों की क्या सेटलमेंट थी वो डिपेंड करेंगे 1857 में क्या हुआ उस पर। ठीक है, तो अंग्रेजों के बारे में थोड़ा ध्यान से हम पढ़ लेंगे। 1608 में सूरत गुजरात में पहले जा पहुंचे थे वो, और उस समय जहांगीर से एक परमिशन मिली थी कि सूरत को वो अपना ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट बना सकते हैं, उनके जहाज वहां आके रुक सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। वहां पे कोई फैक्ट्री या वेयर हाउस बनाने की इजाजत नहीं मिली, बस उनके जहाज वहां आके रुक सकते हैं, ये परमिशन मिली। उसके बाद फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो अपने जहाज पे आए थे भारत, हेक्टर जहाज पे, ये ध्यान रख लेना। और जहांगीर से भी दोबारा मिले 1609 में, और सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगना चाहते थे, लेकिन वो मिली नहीं। ये बोल दिया कि भाई वेस्ट कोस्ट पे आपको एक वेयर हाउस बनाने का, फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे देंगे, लेकिन सूरत में नहीं। हॉकिंस की एक बात से जहांगीर बहुत इंप्रेस था कि वो टर्किश भाषा बोलना सीख के आया था खास तौर पे, तो उस बात से वो बहुत इंप्रेस थे, और यही वजह थी जिसकी वजह से वेस्ट कोस्ट पे सूरत के अलावा किसी और शहर में उन्हें फैक्ट्री लगाने का फरमान मिल गया। उसके बाद पहली ब्रिटिश फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगी 1611 में। ठीक है, अब इसके बाद पुर्तगालियों, अब उनके लिए चैलेंज कौन थे? पुर्तगाली उनके लिए चैलेंज थे, डच उनके लिए चैलेंज थे, जो उनसे पहले वहां पहुंच गए थे और वहां पे अपनी जड़ें जमा के बैठे थे। पुर्तगाली व्यापारियों को अब रॉयल सुरक्षा नहीं मिल रही थी, जैसे पुर्तगाली राजा पहले दिया करता था, अब वो सब कुछ नहीं था। अब अंग्रेजों ने कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में 1611-12 में सूरत के नजदीक पोर्ट स्वाली पर, स्वाली नाम की एक जगह पर अंग्रेजों ने पुर्तगाली जहाजों पर हमला कर दिया। मकसद पता क्या था? कि अब तक मुगलों को यह इंप्रेशन था कि पानी में, समुद्र में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पुर्तगाली है, और वही हमारे ट्रेड में मदद कर सकते हैं, हमारे सामान को अलग अलग जगह ले जाके बेच सकते हैं और वहां से हमारे लिए ला सकते हैं, क्योंकि समुद्र में सबसे ताकतवर कौन है? पुर्तगाली। लेकिन एक मैसेज पहुंचाना था अंग्रेजों को कि भाई पानी में बॉस कौन है? वो हम है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुर्तगाली फ्लीट पर हमला किया सूरत के नजदीक स्वाली पर, और यह मैसेज मुगलों के लिए था कि जी हम है सबसे ताकतवर, हमसे ट्रेड करने में फायदा है। पुर्तगाली जब हार गए, उसके बाद पूरा सी रूट जो मक्का की तरफ था, जो जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था,
उस पूरे रास्ते को भी आजाद करा लिया, क्योंकि उस पे पुर्तगाली बैठे हुए थे, कैथोलिक क्रिश्चियन मान्यताओं वाले, जिन्होंने किसी को भी वहां जाने नहीं दिया था, वो उनसे आजाद करा लिया। 1613 में प्रिंस खुर्रम से एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिल गई सूरत में। किसको? अंग्रेजों को। प्रिंस खुर्रम कौन? वो जहांगीर का बेटा शाहजहां, वही पहले प्रिंस खुर्रम थे, उनसे परमिशन मिल गई। 1616 में जहांगीर से परमिशन मिल गई कैप्टन थॉमस रो को, और 1617 में एक और फैक्ट्री लगाने में वो सफल रहे। अंग्रेजों का व्यापार भी चल निकला। अंग्रेजों का व्यापार चल निकला 1616-17 में, और इसी साल भारत आ पहुंचे डेनमार्क से लोग भी। डेनमार्क के बारे में भी दिखा देता हूं, फिर डेनमार्क के साथ क्या हुआ था। डेनमार्क से 1616 में वहां के राजा क्रिश्चियन IV ने जो है वो अपना एक दल भेजा था। ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला ट्रेडिंग आउटपोस्ट भारत में लगाने में सफल हुई 1620 में, ट्रांक्यूबर तमिलनाडु में। 1755 में उन्होंने एक पक्का ठिकाना भारत में बना लिया, फ्रेडरिक नगोर नाम से, जो सीरमपुर बंगाल में के नजदीक था। और एक पक्का ठिकाना हो गया उनका सीरमपुर बंगाल में, फ्रेडरिक नगोर नाम से। और ये कंपनी जो है ना, डेनिश कंपनी, ये 1777 में जाके फेल हो गई, मतलब इसने कोई भी प्रॉफिट कमाना बंद कर दिया। तो इस कंपनी को डेनिश राजा ने टेक ओवर कर लिया, डेनिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद राजा ही डायरेक्टली सीरमपुर और फ्रेडरिक नगोर वाली ये जो अपना जो इलाका है उसको कंट्रोल करने लगे। लेकिन 1845 में एक घटना घटी, 1845, देखो तकरीबन 150 साल गुजारने के बाद। अब तक अंग्रेज बाकी के यूरोपियन, फ्रेंच, डच और पुर्तगाली सबको यहां से भगा चुके थे ऑलमोस्ट। बस कुछ ठिकाने बचे थे पुर्तगालियों के, कुछ फ्रेंच के, सबको भगा चुके थे। अब डेन्स के ऊपर उन्होंने उनके सर पे बंदूक रखी कि बेटा अब जल्दी तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। 1845 में सीरमपुर की अपनी फैक्ट्री डेन्स ने अंग्रेजों को बेची और यहां से चले गए। इस तरीके से उनका बंगाल में जो उनकी प्रेजेंस थी 150 सालों तक, वो खत्म हुई। ठीक है, तो डेन्स का ऐसे सिस्टम खत्म हुआ। लेकिन अंग्रेजों का एक्सपेंशन कैसे हुआ, अंग्रेजों की बात भी अब कर लेते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो गोलकोंडा का पोर्ट हासिल किया कि 500 पगोड़ा, मतलब 500 सोने की मोहरें जो है वो दे करके गोलकोंडा का पोर्ट हासिल किया गोलकोंडा के सुल्तान से। ठीक है, गोलकोंडा अब आंध्र प्रदेश है मॉडर्न डे, तो वहां पे इन्होंने एक जो है पोर्ट हासिल किया 1632 में। उसके बाद अगला एक्सपेंशन उनका मद्रास की तरफ था। आपको पता है जो मेन अंग्रेजों का ठिकाना आगे चल के बना वो मद्रास था। तो मद्रास को उन्होंने 1639 में हासिल किया वहां के चंद्रगिरी के राजा से, और वहां पे बाद में किला बना दिया जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। ठीक है, और यहां पे उस समय पे कुछ सिक्कों की गढ़ाई भी उन्होंने शुरू की थी। डील क्या हुई थी चंद्रगिरी के राजा से कि भाई ये जो पूरा पोर्ट है हम तुम्हें दे रहे हैं लीज पे, लेकिन जो भी कमाई करोगे कस्टम्स की, जो भी यहां पे जो तुम्हारी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा हमें देना पड़ेगा। तो चंद्रगिरी के राजा ने ऐसे ही किया, वो उन्होंने अपनी जमीन दे दी, उसको पूरा डेवलप किया अंग्रेजों ने, वहां पे किला बनाया, और बाद में वहां से जो कमाई हो रही थी उसका आधा हिस्सा देने लगे किसको? चंद्रगिरी के राजा को। तो ऐसे मद्रास आ गया अंग्रेजों के पास 1639 में। ऐसे ही बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई, हुगली मतलब वहां पे एक वेयर हाउस लगाया बंगाल में, और फिर वहां से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरा वेस्टर्न कोस्ट जो है, अब वो सारा मद्रास नीचे जो देखो ऐसे है ना हमारा पूरा कोस्ट, यहां पे कहीं मद्रास है। ठीक है, यहां पे कहीं मद्रास है, और मद्रास से ये पूरा कोस्ट जितने भी यहां पे अलग अलग ठिकाने थे वो सब यहीं से ऑपरेट किए जाने लगे, मद्रास से, फोर्ट सेंट जॉर्ज से। कब तक? जब तक यहां पे एक पक्का नया ठिकाना कलकत्ता नहीं बना लिया अंग्रेजों ने 1690 में। ठीक है, तो 1690 में कलकत्ता शहर जो है अपने कब्जे में लिया, या कलकत्ता शहर को बसाया किसने? अंग्रेजों ने। अब ये करेंगे अगली क्लास में कि कलकत्ता शहर जो है कैसे अंग्रेजों के कब्जे में आया। देखो अब तक जो भी हम कहानी पढ़ रहे हैं, आगे 1857 तक अपनी कहानी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको कर रहे हैं इसलिए ताकि आप 1857 में जाके सिर्फ रट्टा ना मारने लग जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ, वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आए।
उसके बाद अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे आगे बढ़ा वो भी आपको समझना है, क्योंकि पॉलिटी में भी आप समझोगे कि अंग्रेजों ने भारत में आके एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कैसे बनाई, वो भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि पहले करते क्या है, पहले एक एक करके अपने पड़ोसी व्यापारी जो देश थे उनके दलों को यहां से भगाते मार पीट के, और फिर उसके बाद एक एक करके भारत की टेरिटरीज कब्जाते और उसके बाद अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भारत में स्थापित करते। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है अगले आने वाले लेक्चर में। ठीक है, देखो वायु सिंह 1600 में उनकी कंपनी वहां से रवाना हुई, पहले इंडोनेशिया और जा पहुंचे सुमात्रा और जावा, लेकिन भारत पहुंचे 1608 में। ठीक है, तो ऑफिशियली वो भारत पहुंचे 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है जी, सबको समझ में आया? चलो, अरे क्या नाम है इनका, गौसिया पटेल, हाँ मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, पीडीएफ की चिंता मत करो, सब दे देंगे, सब दे देंगे। पीडीएफ से ज्यादा वैल्यूएबल आपके लिए क्लासेस है, क्लासेस में इस दिमाग में चीजें बसाओ। ठीक है, अरे यार पीडीएफ का क्या अचार डालोगे, वही स्टोर करके रख लेते हैं सब, बाद में फिर वो कहते हैं जी हमें वो स्टोर में ही रह जाता है, फिर पेपर आ जाता है। वो फाइल जो आपके साथ पेपर में नहीं जाने वाली, आपका ज्ञान जाने वाला है। ज्ञान आपके पास है और चिंता मत करो, पीडीएफ सब आपको मिल जाएंगी पोर्टल से। पोर्टल का लिंक आपको अभी डाल देंगे, बीच बीच में डाला भी है उन्होंने। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है गौसिया, चलो ठीक है, मैं समझ गया। सॉरी गौसिया, अगर आप किसी और को कह रहे थे तो, पर यार ऐसे मुझे नहीं लगता कि बार बार आप उसको बार बार उठाएं बनते।